ओके जी, तो हमारा जो इस ट्रेनिंग का मकसद है वो है कि हम लारावेल के फ्रेमवर्क के ऊपर जो है वो HR ऑनलाइन का ये सॉफ्टवेयर पूरा डेवलप करेंगे और इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप सब जो है कैपेबल होंगे कि आप डिफरेंट किस्म की वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर सकें लारावेल फ्रेमवर्क के ऊपर। तो हमने बात की कि HR ऑनलाइन सिस्टम में हमें डिफरेंट कंपनीज और ब्रांचेस की रिक्वायरमेंट है कि मल्टीपल कंपनीज मैनेज हो सकें, उसके अंदर ब्रांचेज मैनेज हो सकें, एम्प्लॉय मैनेजमेंट हो सके, एम्प्लॉय की डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट हो सके, अटेंडेंस मैनेजमेंट हो सके, लीव मैनेजमेंट हो, पे रोल हो, ठीक है, और उसके बाद फिर रिपोर्ट जनरेशन और एक डैशबोर्ड चाहिए जहाँ से सबको मैनेज किया जाए। इट इज़ क्वाइट बिग प्रोजेक्ट, ठीक है। हम इस पे इंशाल्लाह काम शुरू करने लगे हैं। तो लारावेल के ऊपर काम किस तरह से होता है, क्या हमें रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। ओपन नोटपैड। हमें सबसे पहले तो क्योंकि लारावेल PHP का फ्रेमवर्क है तो हमें PHP जो है रन करने के लिए ज़रूरत है। हमारे पास PHP ग्रेटर देन 7.0 हमारे पास PHP होनी चाहिए, ठीक है। PHP 7 तक का वर्जन ज़रूर होना चाहिए। PHP रन करने के लिए हमें अपाची फ्रेमवर्क चाहिए, अपाची का वेब सर्वर चाहिए, ठीक है। हमारे पास MySQL का डेटाबेस होना चाहिए। और ये 3 रिक्वायरमेंट तो हमारी हो गई जो हमें इंस्टॉलेशन की ज़रूरत है। इसके बाद लारावेल की बात करें तो लारावेल के लिए एक कंपोज़र जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है। कंपोज़र एक डिपेंडेंसी मैनेजर है जो PHP के तमाम तरह डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर देता है, आपके लिए अवेलेबल करता है आपको, तो हम इससे काम करेंगे। और फॉर दिस ये ऊपर वाली तमाम चीज़ें इंस्टॉल करने के लिए आप क्या करें, आप लेटेस्ट जैम्प या फिर वैम्प इंस्टॉल कर लें, और अगर आप लिनक्स पर हैं तो लैम्प भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। जैम्प जो है क्रॉस प्लेटफॉर्म है, ठीक है, दोनों के लिए अवेलेबल है, विंडोज़ के लिए भी और लिनक्स के लिए भी। अब इसमें होता क्या है, क्रॉस प्लेटफॉर्म, इस एक्स का मतलब है अपाची, MySQL, PHP और पर्ल, आपके पास सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो जाते हैं जब आप जैम्प या वैम्प कर लेते हैं इंस्टॉल, ठीक है जी। कंपोजर इंस्टॉल करने से मैं बात शुरू करूंगा, फिर हम लारावेल की इंस्टॉलेशन करेंगे, और जब लारावेल इंस्टॉल हो रही होगी हम डेटाबेस की बात कर लेंगे कि हमारा डेटाबेस क्या बना हुआ है, ठीक है जी। स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले हमारे रहते हैं अपने ब्राउज़र पर, और यहाँ आकर हम लिखते हैं कंपोज़र फॉर विंडोज़, ठीक है। आप सब लोगों के पास कंपोज़र इंस्टॉल आपने करना होगा और आपके पास जैम्प होना चाहिए, ठीक है। मैंने इंस्टॉल किया हुआ है जैम्प, यहाँ पर थिंक चल भी रहा होगा। यस, मेरे पास इस वक्त जो है वो जैम्प रनिंग सिचुएशन में है। इसके अंदर अपाची और MySQL की सर्विसेज मेरी चल रही हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स पर हैं दोनों, ठीक। अगर जैम्प भी किसी ने इंस्टॉल करना है तो वो गूगल पे जाके आप जैम्प फॉर विंडोज़ अपने विंडोज़ के हिसाब से 64 बिट 32 बिट आप इंस्टॉल कर लें, ठीक है जी। ऑलराइट, तो अब जब आप कंपोज़र की तरफ आएंगे तो आप कंपोज़र डाउनलोड कंपोज़र के लिंक पर चले जाएं, ठीक है। यहाँ पर जाके आप कंपोज़र सेटअप जो है आप डाउनलोड करें और उसके बाद फिर आप उसको इंस्टॉल कर लें। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, डाउनलोड किया हुआ है मैंने सॉफ्टवेयर्स के अंदर। मेरे पास ये डेवलपमेंट के अंदर एक कंपोज़र इंस्टॉल। कंपोज़र बेसिकली PHP का डिपेंडेंसी मैनेजर है, ठीक है। तो आप डिफरेंट किस्म के पैकेजेस कंपोज़र के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं, काफ़ी बड़े बड़े पैकेजेस आपको इंस्टॉल कर देता है। अब ये कंपोज़र का जो सेटअप है ये आप रन करेंगे, ठीक है। कंपोज़र इंस्टॉल होगा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको बतानी है, इसलिए मैं इंस्टॉलेशन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप डाउनलोड करें कंपोज़र और फिर उसको इंस्टॉल करें। कंपोज़र को हमने इंस्टॉल करना शुरू किया तो इंस्टॉल फॉर ऑल यूज़र रिकमेंडेड, आप इसको क्लिक कर दें, ठीक है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो ये डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, वरना आपसे परमिशन पूछेगा। अब जो सेटअप हमारे सामने आया है इसको आप नेक्स्ट करें, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर ये आपसे पूछता है कि कमांड लाइन PHP जो आपने यूज़ कर रही है उसको सेलेक्ट कर लें। तो आपके पास जहाँ पर भी जैम्प इंस्टॉल है उसके अंदर PHP का फोल्डर होता है, उसके अंदर एक फाइल होती है php.exe, उसे आप ब्राउज कर लें यहाँ से, ठीक है। और फिर आप नेक्स्ट करें, सही है। तो ये आपको जो है वो इंस्टॉल करके दे देगा कंपोज़र, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉक्सी की बात हो रही है, नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। इंस्टॉल कर लेंगे, आपको कंपोज़र इंस्टॉल हो जाएगा। अब जैसे ही कंपोज़र इंस्टॉल हो जाता है तो उसके बाद फिर जो है हमारे पास इंस्टॉलेशन की बात शुरू होती है। मैं यहाँ पर आपको ले जाता हूँ, आप लारावेल की वेबसाइट पर चले जाएं। लारावेल सर्च करेंगे आप तो पहला ही लिंक होगा लारावेल की वेबसाइट का,
और जी यहाँ सेटअप देखें, हमारी इंस्टॉलेशन हो रही है। ठीक है, तो कोई ये हो गया इंस्टॉल। आप इसको फिनिश कर दें और उसके बाद चेक करने का तरीका कि आपके पास पहले से कंपोजर इंस्टॉल है या नहीं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप CMD पर जाएंगे। ठीक है, और CMD पर जाने के बाद आप लिखेंगे कंपोजर। ठीक है, कंपोजर लिख के जब आप एंटर करेंगे तो आपके पास कुछ टेक्स्ट आ जाएगा। जैसे ही कंपोजर आपका ये इस कमांड को चलाएगा। ठीक है, ये देखें, ये सारा जो आपके सामने टेक्स्ट आया है बेसिकली कंपोजर इंस्टॉल होने की तरफ बताता है कि भाई आपके पास ऑलरेडी कंपोजर इंस्टॉल है, उसका वर्जन 1.10.8 इंस्टॉल है मेरे पास। ठीक है, और ये जो है तमाम कमांड्स जो अवेलेबल हैं कंपोजर के अंदर जिसे हम यूज़ करेंगे। ठीक है, हम इसमें से एक्चुअली क्रिएट की कमांड का यूज़ करेंगे और हम लारावेल इंस्टॉल करेंगे। अभी देखते हैं। ठीक है, CS कर दिया। अच्छा जी, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं ताकि नज़र आए हमारे व्यूअर्स को। ऑलराइट, अब ये लारावेल की वेबसाइट है। लारावेल इंस्टॉल करने का क्या तरीका है, देखें हम नॉर्मली जो काम करते हैं। ऑलराइट, तो नाउ अब हमें जो है वो लारावेल का प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना है। तो लारावेल इंस्टॉलेशन का जो तरीका है, आप जब यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे लारावेल की, तो ये आपको बताएगा कि इंस्टॉलेशन के लिए आपको क्या क्या चीज़ें दरकार है। तो देखिए सर्वर रिक्वायरमेंट है, फिर इंस्टॉलेशन करने का तरीका। तो लारावेल के लिए जो रिक्वायरमेंट है सर्वर की वो है PHP 7.2.5 लेटेस्ट लारावेल इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, बाकी ये जितनी एक्सटेंशन हैं ये सब आपके लिए कंपोजर खुद ही इंस्टॉल कर लेगा। ठीक है, अब लारावेल को इंस्टॉल करने के 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप लारावेल जो है वो कंपोजर के जरिए इंस्टॉल करें और ग्लोबली इंस्टॉल कर दें। ठीक है, तो ये उसके लिए कमांड है। उसके बाद आप न्यू प्रोजेक्ट बनाते जाएं तो वो लारावेल न्यू ब्लॉक करके ब्लॉक के नाम से प्रोजेक्ट बन जाएगा। बट जो कंपोजर का क्रिएट प्रोजेक्ट वाला तरीका है ये ज़्यादा बेहतर है। तो इसके ज़रिए से हम अपना पहला प्रोजेक्ट बनाएंगे। प्रोजेक्ट कहाँ सेव करना है, इट्स अप टू यू, आप किसी भी ड्राइव में कहीं भी रख सकते हैं उसको। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम PHP डेवलपर्स हैं तो हम लोग htdocs के अंदर सेव कर रहे होते हैं प्रोजेक्ट, तो मैं उसी तरह से करता हूँ। हमारे फाइल एक्सप्लोरर में मेरे पास XAMPP इंस्टॉल हुआ है मेरी H ड्राइव के अंदर। मेरे पास XAMPP है। XAMPP के अंदर मेरे पास htdocs का फोल्डर है। ठीक है, और htdocs में मैं यहाँ पर लारावेल इंस्टॉल करूँगा। ठीक है, तो मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम फोल्डर एक बना लेते हैं और उस फोल्डर को हम नाम दे देते हैं लारावेल ट्रेनिंग। ठीक है, ताकि हमें याद रहे। लारावेल ट्रेनिंग के फोल्डर के अंदर हम आ गए। ठीक है, और ये फोल्डर इस वक्त खाली है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें लारावेल का पहला प्रोजेक्ट अपना बनाना है। किस तरह से काम करेंगे, देखें हम H ड्राइव के अंदर चले जाएंगे और हम CD हम अपने फोल्डर में आ जाएंगे XAMPP/htdocs/laravel ट्रेनिंग। ठीक है, htdocs/laravel की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, laravel ट्रेनिंग। अपने फोल्डर में आ गए, CLS किया, dir डायरेक्टरी देखा तो इस वक्त खाली है डायरेक्टरी। ठीक है, कोई इसके अंदर फाइल नहीं है। कंपोजर से हम कहेंगे कंपोजर क्रिएट डैश प्रोजेक्ट विद प्रीफर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हम बताएंगे लारावेल/लारावेल। ठीक है, ये हमारा लारावेल इंस्टॉल करना है। अगर आप स्पेस के बाद वर्जन देंगे फॉर एग्जांपल 7.0 तो फिर ये 7.0 इंस्टॉल करेगा। लेकिन अगर आप कोई वर्जन नहीं आइडेंटिफाई करते तो ये बेस्ट स्टेबल वर्जन इंस्टॉल कर देगा। प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना है, आप जो भी नाम रखेंगे उस नाम से फोल्डर बन जाएगा आपके इस फोल्डर के अंदर। तो हम प्रोजेक्ट का नाम रख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल HR। ठीक है जी, ये प्रोजेक्ट का नाम है हमारे। मैं एंटर का बटन प्रेस करता हूँ। ये कमांड दोबारा से देख लें, हम कंपोजर को कह रहे हैं कंपोजर क्रिएट प्रोजेक्ट प्रीफर डिस्ट्रीब्यूशन लारावेल/लारावेल और ये फोल्डर का नाम जो हमारे प्रोजेक्ट का नाम है। एंटर किया मैंने, तो अब ये देखें लारावेल का एक नया प्रोजेक्ट बनाना शुरू करेगा और उस प्रोजेक्ट को ये HR के फोल्डर के अंदर रखेगा। और अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉलेशन के अंदर। और ये टाइम क्या होगा कि डाउनलोड होगा जितने भी लारावेल की डिपेंडेंसीज हैं, जो प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी फाइल है, वो सब कंपोजर आपके लिए जमा करके उस फोल्डर में उसको रेडी कर देगा। ठीक है, जब तक ये काम हो रहा है हम अपने डेटाबेस की तरफ चलते हैं कि HR ऑनलाइन के लिए हमने डेटाबेस क्या बनाया है। ऑलराइट, अब हम डेटाबेस की तरफ जाते हैं। तो डेटाबेस के लिए हमारे पास लोकल होस्ट PHP MyAdmin हमारा MySQL का डेटाबेस हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम डेटाबेस की तरफ चलते हैं। मैंने डेटाबेस बनाया हुआ है
HR ऑनलाइन DB, ठीक है, ये डेटाबेस है। मैं आपको रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट डेटाबेस समझाऊंगा कि हमने डेटाबेस किस तरह से बनाया है। जो हमारी सुबह वाली ट्रेनिंग थी उसमें मैंने डेटाबेस पूरा एक्सप्लेन किया था एक एक कॉलम बनाकर, बट अब मैं इसको डायरेक्टली आपको समझाऊंगा। देखिए इसमें तकरीबन 10 टेबल बन चुके हैं, और ये जो मैंने टेबल बनाए हैं अब तक ये सिर्फ अटेंडेंस और लीव मैनेजमेंट तक के हैं, ठीक है। इसके आगे लीव मैनेजमेंट के आगे पेरोल वाला काम भी हमने डेटाबेस में नहीं किया, तो हम बाय द टाइम इसको बना लेंगे। तो एक्चुअली जो मकसद है इस ट्रेडिंग के पीछे वो ये भी है कि जब आपको कभी कोई प्रोजेक्ट आ जाए कि भाई ये प्रोजेक्ट बनाना है, किसी भी टेक्नोलॉजी पर हो, टेक्नोलॉजी का मसला नहीं है, जो भी लैंग्वेज आपको आती है आप उस पर बनाए, लेकिन मकसद ये है कि प्रोजेक्ट बनेगा कैसे, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो देखें अब यहाँ पर मैंने सबसे पहला टेबल जो बनाया था, क्योंकि बात शुरू हुई थी कंपनी से, कंपनी के अंडर होंगी ब्रांचेस, तो मैंने पहला टेबल बनाया था टीबीएल कंपनी का, ये वाला टेबल। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, या बल्कि मैं आपको डेटाबेस डायग्राम से डायरेक्टली समझा दूंगा ताकि सबको सारा ही कुछ समझ आ जाए, इससे हमारा टाइम बच जाएगा। देखें यहाँ पर इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है, ठीक है। ये लारावेल इसने इंस्टॉल कर दिया 7.12, ठीक है। कैशे से अभी लोड कर रहा है, अब ये इसके अंदर तमाम डिपेंडेंसीज, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, एक्स वाई जेड सारी चीज़ें लोड करेगा। ऑलराइट, तो ये टीवीएल कंपनी है। मैं इसको थोड़ा सा मैं वापस अपने डेटाबेस पे जाता हूँ। और यहाँ पर मैं आपको डिज़ाइनर, अगर आप माई सिक्वल के यूज़र हैं तो यहाँ पर डिज़ाइनर होता है हमारे पास। अच्छा जी, वो कार्ड था ना हमारे पास, कार्ड का हमारा तो हम डेटाबेस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। देखें यहाँ पर मैं सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है हमारे पास टीवीएल एम्प्लॉय, टीवीएल एम्प्लॉय को मैं ज़रा यहाँ ट्रैक कर लेता हूँ। अब इसके बाद एम्प्लॉय की टाइप, हैंग हो रहा है, और एम्प्लॉय के डॉक्यूमेंट, अटेंडेंस, लीव कोटा, इसमें बहुत सारे टेबल हैं तो मैं इसको ऐसा ऐसे से मैनेज करता हूँ। टीवीएल ब्रांचेस मुझे ऊपर चाहिए, डिपार्टमेंट ठीक है। ये कौन सा वाला, कंपनी, देखें जी टीवीएल कंपनी है, ठीक है, और ब्रांच है, ठीक है। ब्रांच बेसिकली कंपनी पे बाइंड होगी। उसके बाद डिपार्टमेंट है, डेजिग्नेशन है, एम्प्लॉय की टाइप्स हैं। तो जो भी एम्प्लॉय होगा वो कंपनी से भी बिलोंग करता होगा, तो देखिए फॉरेन की है, ब्रांच से बिलोंग करता है, फॉरेन की है, डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है एम्प्लॉय, फॉरेन की है, एम्प्लॉय की टाइप होगी फॉरेन की है, एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन फॉरेन की है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद एम्प्लॉय की अटेंडेंस मार्क होगी, तो अटेंडेंस टेबल में एम्प्लॉय फॉरेन की है, ठीक है। एम्प्लॉय की लीव होगी तो लीव के टेबल में एम्प्लॉय फॉरेन की है, ठीक है। लीव कोटा होगा, इसमें भी फॉरेन की है, और एम्प्लॉय के डॉक्यूमेंट होंगे, यहाँ भी फॉरेन की बन सकती है, ठीक है। तो दिस इज द टेबल जो अब तक मैंने लीव के लिए बनाया है। इसको ज़रा गौर से देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। सो अब यहाँ पर एक सवाल है कि सर रिलेशन कैसे बनता है माइस्क्वेल में। तो देखो ब्रांच जो है वो कंपनी पे बाइंड होगी, ठीक है। तो ब्रांच के अंदर जो कंपनी आईडी है वो फॉरेन की होनी चाहिए, जो अभी नहीं है, ठीक है। अभी इस वक्त बाइंड नहीं है दोनों टेबल। तो बाइंड कैसे करते हैं इनको। सो लेट्स गो, हम यहाँ पर टीबीएल ब्रांच के ऊपर चलते हैं, ठीक है। और फॉरेन की बनाकर दिखाते हैं कि किस तरह से फॉरेन की माइस्क्वेल के अंदर बनती है।
रिलेशन व्यू पे चले जाएं आप, ठीक है। अगर ये रिलेशन व्यू आपको यहाँ नज़र नहीं आता, वैसे तो खैर जब आप डेटाबेस बनाते हैं, ठीक है, होता यूँ है कि MySQL के अंदर जो है वो डेटाबेस इंजन होते हैं, ठीक है। MyIASM होता है बाय डिफ़ॉल्ट, जो हमारा MySQL है उस डेटाबेस का इंजन, ठीक है। लेकिन अगर आप उस इंजन को जो है वो InnoDB पर कन्वर्ट करते हैं तो फिर आपको रिलेशन व्यू नज़र आना शुरू हो जाता है। सर अब ये डेटाबेस इंजन कहाँ होते हैं और कैसे कन्वर्ट होते हैं, तो पहले इसकी बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ मैं इस टेबल में हूँ, इसके ऑपरेशन में जाएँ। ऑपरेशंस में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर नीचे डेटाबेस के इंजन के बारे में पता चलेगा, ये रहा, ठीक है। देखिए यहाँ स्टोरेज इंजन है टेबल ऑप्शन के अंदर, टेबल का स्टोरेज इंजन InnoDB। जब आप इसको InnoDB कर देंगे तो आप रिलेशनल डेटाबेस बना सकते होंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है MyISM हुआ हुआ होता है, ये जो कि MySQL का है, ठीक है। लेकिन XAMPP के अंदर ये नॉर्मली सेट हुआ हुआ होता है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं वापस स्ट्रक्चर पे चलता हूँ। स्ट्रक्चर पे जाके रिलेशन व्यू पे जाएँ। मैं आपको फॉरेन की लगाना बता रहा हूँ, ठीक है। अब आपको जिस भी कॉलम को फॉरेन की करना है, आप यहाँ पर कंस्ट्रेन का नाम दें। फॉर एग्जांपल मैं ब्रांच के अंदर कंपनी ला रहा हूँ, तो मैंने कहा जी ये कंपनी है, ठीक है जी। कोई भी नाम दे सकते हैं आप कंस्ट्रेन का। कौन से कॉलम को बाइंड करना है, तो मैंने कहा जी CPID, कंपनी आईडी जो मैंने बनाई है उसको कहाँ बाइंड करना है, कहाँ से फॉरेन की हो रही है, तो मैंने कहा इसी डेटाबेस से, HR ऑनलाइन वाले डेटाबेस से। टेबल है हमारा कंपनी और CPID, ठीक है। इसको हम सिलेक्ट करके सेव कर लेंगे, ठीक है जी। ऑलराइट, तो हमारी जो लारावेल की इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो गई। देखिए लास्ट में आपको मैसेज आता है एप्लीकेशन की सेट सक्सेसफुली। एक्चुअली एक एप्लीकेशन की जनरेट होती है हर प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। और उसके बाद आपको ये आपके प्रॉम्प्ट पर लाकर छोड़ देगा। मैं यहाँ पर CLS कर देता हूँ, ठीक है, क्लियर स्क्रीन, ताकि आप अपने फोल्डर में आ चुके हैं। यहाँ पर लारावेल हमारे पास फोल्डर के अंदर कंप्लीट इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है। अब ये इसमें क्या क्या चीज़ें, इस पर हम बात करेंगे, उसके बाद फिर हम लारावेल की वेबसाइट को चलाएंगे। फॉर चेकिंग दिस कि हमारी वेबसाइट चल रही है लारावेल की या नहीं, हमें एक काम करना होता है। हम यहाँ पर एक कमांड लिखते हैं PHP आर्टिसन सर्व, ठीक है। PHP आर्टिसन सर्व, ठीक है, कि PHP आर्टिसन जो है हमें सर्विस शुरू कर दे, ठीक है। PHP आर्टिसन क्या है? आर्टिसन बेसिकली एक आर्टिस्ट है जो हमारे लिए काम करता है लारावेल के फ्रेमवर्क के अंदर, ठीक है। ये हमारी तमाम चीज़ें खुद ही मैनेज कर लेता है। हम इसको जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं और ये हमारे लिए काम करता है, ठीक है। एंटर करते हैं तो देखो, अच्छा आर्टिसन की स्पेलिंग में कुछ फ़र्क है, कुड नॉट फाइंड। अच्छा हमें उस फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा जिसके अंदर लारावेल इंस्टॉल है, तो हम CD करके HR के अंदर चले जाते हैं। इस फोल्डर में यहाँ पर लारावेल इंस्टॉल है। यहाँ पर हम कमांड देंगे PHP आर्टिसन सर्व, एंटर किया तो देखो आर्टिसन अपनी सर्विस स्टार्ट करेगा और हमें एक IP एड्रेस दे देगा। आप ज़रा गौर करें तो ये इसने सर्विस शुरू दे दी है हमें, और IP है 127.0.0.1 और पोर्ट नंबर है 8000। तो अब मैं अपने किसी भी ब्राउज़र में जाके, मैं यहाँ से गूगल क्रोम खोल लेता हूँ। क्रोम के ऊपर जाके मैंने कहा 127.0.0.1 और हमारी जो पोर्ट नंबर है वो है 8000। यहाँ पर जाके हमने एंटर किया। सो वी विल सी कि हमारी जो वेबसाइट है जो अभी हमने बनाई है लारावेल पर, वो हमारे सामने आ गई नज़र हमें, ओके। तो ये हमारा पहला पेज हमें नज़र आ गया। अच्छा ये 127.0.0.1 जो है, और देखो यहाँ पे सर्विस में जितनी फाइलें लोड करेगा ना, ये हमें लॉग करता रहेगा कि मैंने ये काम आपके लिए किया है इस वक्त, ठीक है नी। तो फैव आइकन इसने लोड किया तो वो इसने दिखा दिया। मैं इसकी जगह पर इस 127.0.0.1 की जगह पर लोकल होस्ट भी लिख सकता हूँ। बेसिकली ये जो IP होती है हमारी 127.0.0.1, ये हमारे लोकल होस्ट की डिफ़ॉल्ट IP होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी वही वेबसाइट हमारे सामने चल रही है। अब ये पेज जो हमें नजर आया है किस तरह नजर आया, इस पर होगी बात, हमने लारावेल की हायरार्की की बात करनी होगी। सो लेट्स मूव टू आवर सबलाइम एडिटर। आप चाहें तो विजुअल कोड पे काम करें, आप चाहें ड्रीम व्यूअर पे काम करें, PHP स्टॉर्म पे काम करें, जो भी आपके पास अवेलेबल IDE है आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। मैं सबलाइम एडिटर के अंदर ओपन फोल्डर कर रहा हूँ, और कौन सा फोल्डर हमने HDocs के अंदर हमने फोल्डर बनाया है, क्या नाम रखा था, लारावेल ट्रेनिंग। लारावेल ट्रेनिंग के फोल्डर के अंदर जाके HR का फोल्डर हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। सो वी हैव दिस नाउ, हमारे पास लारावेल का प्रोजेक्ट आ गया है, ठीक है।
इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी सी फोल्डर हायरार्की की बात करते हैं। एचआर के अंदर पहला फोल्डर है ऐप। ऑलराइट, तो हम फोल्डर हायरार्की की बात कर रहे हैं। इसके अंदर ऐप का फोल्डर है पहला, ठीक है। इसके अंदर आपके पास जो इंपॉर्टेंट फोल्डर जो आपसे जिसका ताल्लुक है वो है HTTP, जिसके अंदर हमारे तमाम कंट्रोलर्स होते हैं। MVC के अंदर हमें मालूम है कि मॉडल, व्यू और कंट्रोलर की बात होती है। तो थोड़ा सा मैं MVC को यहाँ पर एक्सप्लेन कर लेते हैं कि MVC को मैं आम लफ्ज़ों में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। हम बात करते हैं मॉडल, व्यू और कंट्रोलर की। तो मॉडल, ठीक है, व्यू और कंट्रोलर। तो व्यू बेसिकली फ्रंट एंड से ताल्लुक है व्यू का, ठीक है। हम फ्रंट एंड लिख देते हैं इसको, फ्रंट एंड, जिसका इजी सा मतलब है HTML, ठीक है। नहीं, अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, HTML का मतलब है CSS, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट सारे। कंट्रोलर का मतलब है लॉजिक, ठीक है, जिसका आसान मतलब है हमारे यहाँ PHP या C# का कोड, ठीक है। और मॉडल जो होता है हमारा, उसका मतलब ये होता है कि वो डेटाबेस लेयर होती है। डेटाबेस, इसका मतलब हमारे यहाँ पर MySQL और SQL सर्वर, ठीक है। इनसे डेटाबेस की लाइब्रेरीज हम मॉडल के अंदर कॉल करते हैं, मॉडल के थ्रू हम डेटाबेस से बात करते हैं। व्यू हमारा फ्रंट एंड होता है और कंट्रोलर हमारे पास लॉजिक होती है, ठीक है जी। तो यहाँ पर कंट्रोलर जो है हमारे पास, वो बेसिकली जब भी हम कोई MVC का प्रोजेक्ट चलाते हैं तो जो कम्युनिकेशन है बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर, वो शुरू होती है राउटिंग से, कि एक पाथ जो है क्लाइंट URL के अंदर लिखता है, वो पाथ राउटिंग इंजन के पास जाता है कि इस पाथ के अगेंस्ट उसके पास कोई कंट्रोलर मौजूद है या नहीं है। अगर कोई राउट मौजूद है तो वो उस तरफ रिडायरेक्ट कर देता है, अगर राउट मौजूद नहीं है तो वो 404 नॉट फाउंड हमें दिखा देता है, ठीक है। तो अभी हम राउटिंग की तरफ जाएंगे और फिर बात करेंगे ये सब है कैसे। तो कंट्रोलर्स हमारे इस फोल्डर में आएंगे। ऐप के बाद बूटस्ट्रैप का फोल्डर है, ठीक है। इसके अंदर जो है कैशे वगैरह हो रही होती है सारी। कॉन्फिग के फोल्डर में कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट। डेटाबेस के फोल्डर के अंदर हम डेटाबेस की माइग्रेशन वगैरह की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। पब्लिक का फोल्डर, ये वो फोल्डर है जहां से आपकी वेबसाइट रन नहीं रही होती है। पब्लिक के फोल्डर में index.php, ये वो फाइल है जिसको हम एंट्री पॉइंट कहते हैं लारावेल के अंदर। जिस तरह हमारे हर किसी भी प्रोग्राम के अंदर मेन का मेथड होता है नॉर्मली, ठीक है, लारावेल के अंदर इंडेक्स की फाइल ही एंट्री पॉइंट होती है, यहीं से हर फाइल लोड होती है। तो हमें जो CSS, जावास्क्रिप्ट वगैरह के फोल्डर वगैरह रखने होंगे टेम्पलेट लगाने के लिए, वो हम इसी फोल्डर के अंदर रखेंगे, ओके। रिसोर्सेज के अंदर हमारे पास व्यूज होते हैं, फ्रंट एंड, ठीक है। तो जो पेज इस वक्त आप देख रहे हैं वो ये है welcome.blade.php। अब ये ब्लेड क्या है, तो बेसिकली वेलकम पेज का नाम है। ब्लेड जो है वो सिंटेक्स है जो लारावेल में इस्तेमाल होता है, जिस तरह रेजर सिंटेक्स यूज होता है हमारे पास MVC के अंदर, ASP.NET MVC के अंदर, ठीक है। तो ये ब्लेड सिंटेक्स यूज होता है। ब्लेड सिंटेक्स का थोड़ा सा आउटपुट ये आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा नीचे चलते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी कुछ ये सिंटेक्स है ब्लेड का, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा किस तरह काम होता है। लारावेल लिखा हुआ हमें फ्रंट एंड पे नजर आ रहा है और ये सारे एंकर के टैग नजर आ रहे हैं। यहाँ देख लेते हैं हम, फ्रंट एंड पे ऐसा ही है, जी हाँ, लारावेल लिखा हुआ और कुछ एंकर के टैग है। सो हम एक काम करते हैं कि सबसे पहले इस व्यू को एडिट कर लेते हैं। ये जो इतने एंकर के टैग हैं, ये सब मैंने यहाँ से हटा दिया और सेव कर दिया अपने पेज को, ठीक है। सेव करने के बाद मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ कि भाई हमने ठीक पेज एडिट किया है। जी जनाब, हमने बिल्कुल सही पेज एडिट किया है। तो हम लारावेल की जगह पर, यहाँ जो हेडिंग है लारावेल की, यहाँ पर अस्सलामुअलैकुम लिख देते हैं, ठीक है जी। सो वी विल हैव दिस चेंज्ड। ऑलराइट, तो जिन लोगों ने पहली बार अगर लारावेल को देखा है उनके लिए ये काफ़ी समझ आ रहा होगा कि किस तरह से ये व्यू रिटर्न हो रहा है। अब ये व्यू कैसे रिटर्न हो रहा है, यही वाला क्यों कॉल हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये देखने के लिए हमें जाना पड़ता है राउट्स के अंदर। राउट्स में वहाँ पर कई किस्म की राउटिंग है, API के लिए, चैनल के लिए, कंसोल के लिए। web.php के जो लेआउट राउट है वो बेसिकली हमारी वेबसाइट के लिए है। हियर यहाँ पर एक नेम स्पेस यूज हुआ है, ठीक है। लारावेल के अंदर जो नेम स्पेसेस हैं वो इल्यूमिनेट के अंदर जो है होते हैं सपोर्ट, और उसके अंदर फैकेट के अंदर राउट की एक क्लास है। राउट की क्लास का एक मेथड है गेट, ठीक है, जो राउटिंग सेट कर रहा है। जब / मिल रहा है आपको सिर्फ, इसका मतलब होता है रूट है, ये रूट पैथ है हमारा। रूट पैथ से मुराद ये जो हमारा ये वाला पाथ है, रूट पैथ है, ठीक है। इस लेवल पर जहाँ कुछ और नहीं लिखा हुआ URL के आगे, ठीक है, एक फंक्शन बना हुआ है जो कि रिटर्न कर रहा है व्यू को। जैसे ही आपको कहीं भी व्यू का मेथड नजर आए, इसका मतलब ये होता है कि वो व्यूज के फोल्डर के अंदर पहुंचने की बात कर रहा है। उसके अंदर उसने कहा जी वेलकम का पेज है, तो देखें यहाँ पर एक वेलकम का पेज है जो रिटर्न हो रहा है रूट पाथ पे, ठीक है। देखिए हम रूट पाथ के ऊपर एंटर करते हैं तो ये जो व्यू हमें दिख रहा है ये बेसिकली वही वेलकम का पेज है जो अभी हमने एडिट भी किया था, ठीक है। अगर मैं चाहूँ कि भाई कोई इसके ऊपर रिटर्न ना हो, बल्कि मैं इसके अंदर यहाँ पर बस लिख दूँ अफनान, ठीक है भाई, मैंने लिख दिया अफनान।
तो क्या होगा कि मेरे जो मेरा पाथ है, बेसिक पाथ, उस पर डायरेक्टली अफनान लिखा हुआ है, ठीक है। तो कुछ नज़र नहीं आया क्योंकि अफनान लिखा हुआ है, मैंने उसको PHP के थ्रू एको कर दिया, ठीक है। जब एको कर दिया तो वो प्रिंट हो जाएगा। और जी तो देखिए हमारे पास प्रिंट आ गया, हमने जो है राउट से डायरेक्ट प्रिंट दे दिया, ठीक है। तो हम राउटिंग से कोई व्यू भी रिटर्न करा सकते हैं, उसको किसी कंट्रोलर की तरफ भी भेज सकते हैं और डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकते हैं कोई भी वैल्यू। ऑलराइट, सो लेट्स हैव अ लुक हियर। तो ये हमारा राउट है जो कि वेलकम के पेज को रिटर्न कर रहा है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास स्टोरेज है, ठीक है। फ्रेमवर्क की चीज़ें इसके अंदर टेस्टिंग के लिए, इस फोल्डर के अंदर यूनिट टेस्टिंग, अदर टेस्टिंग, वेंडर के अंदर वो तमाम डिपेंडेंसीज लाइब्रेरीज होती हैं जिसकी ज़रूरत है हमें इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए। तो आप देख लें इस वेंडर के अंदर आपको जो है वो तमाम तरह लाइब्रेरीज नजर आ रही होंगी। कंपोजर की लाइब्रेरीज, फैकेट की लाइब्रेरी जो हम यूज़ कर रहे हैं, फैकेट के अंदर हमारे पास और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, ठीक है। बहुत सारी फाइलें, इसको हमें एडिट नहीं करना होता। इसके बाद हमारे पास जो बाहर के तौर पर जो हमारे रूट पे जो पाथ पे जो फाइलें पड़ी हुई हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फाइलें, एक ये .env की फाइल और एक इसका सैंपल आपके पास रहना चाहिए ताकि आपको कभी भी चेंज करना हो तो आप कर लें, अगर आपसे env की फाइल गलत हो जाए कुछ। env की फाइल में क्या है, तो देखिए env की फाइल में सबसे पहले ऐप की लगी हुई है, ये जो ऑटोमेटिक जनरेटेड कीज है इस एप्लीकेशन की, ये ग्लोबली यूनिक होती है, ठीक है। ऐप का URL इस वक्त ये है, ठीक है, http localhost। और जो हमारे डेटाबेस कनेक्शन है वो अभी हमने यहाँ पर डिक्लेयर नहीं किया हुआ, बाय डिफॉल्ट यहाँ लारावेल लिखा होता है। उसके अलावा और बहुत सारे एनवायरनमेंट वेरिएबल यहाँ पर हैं जिनको आप यूज करेंगे ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, ठीक है। एनवायरनमेंट एग्जाम्पल यहाँ रखी होती है कि अगर आप कभी भूल जाए तो रिप्लेस कर लें, ठीक है। देखो इसके अंदर लेकिन जो है हमारे पास ऐप की नहीं होती, ठीक है। तो ऐप की आपको सेव रखनी चाहिए। गेट के एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। अगर आप गेट के साथ काम कर रहे हैं डायरेक्ट तो देखो गेट इन सारी फाइलों को इग्नोर करेगा और ये वाली फाइलें गेट पे पुश होती रहेंगी, ठीक है। आर्टिसन की ये फाइल है, ठीक है, आपने इसको नहीं छेड़ना, आर्टिसन खुद काम करता है हमारे लिए, ठीक है। कंपोजर डॉट जेसन की एक फाइल होती है, इसके अंदर तमाम आपके वर्जन वगैरह और लारावेल का फ्रेमवर्क का वर्जन और तमाम चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई होती है, ठीक है। देखिए लारावेल 7.0 हमारे पास, कंपोजर लॉक, ठीक है। उसके बाद पैकेज डॉट जेसन, ये इस पैकेज के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, ये जो पैकेज आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। रीडमी की फाइल है, सर्व डॉट PHP और हमने सर्विस शुरू की वो इस फाइल से सर्व कर रहा है। ऑलराइट, खैर ये काफ़ी बड़ी फाइल है रीडमी की, तो इसको हम बंद कर लेते हैं। ओके, तो राउटिंग से बात शुरू करते हैं अपने प्रोजेक्ट की कि किस तरह से हम पहला राउट बनाएंगे। ओके, देखो ये सर्व चल रहा है, अगर मैं इसको बंद कर दूंगा तो जो मेरी ये जो मेरे पास सर्विस आ रही है लोकल होस्ट 8000 पे, ये बंद हो जाएगी, ठीक है। फॉर सपोज हम इसको स्टॉप करके देख लेते हैं, ये मैंने बंद किया, ठीक है। तो देखिए ये जो लोकल होस्ट की सर्विस है बंद हो जाएगी क्योंकि वो जो पोर्ट नंबर 8000 थी वो उसी की वजह से एक्टिव थी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये पोर्ट हमारी बंद हो गई। सो मैं दोबारा CMD में जाता हूँ और अपने फोल्डर में आने के लिए मैं जल्दी से पाथ कॉपी कर लेता हूँ। ये जो मेरा पूरा पाथ है इसको मैंने कॉपी किया मेरे फोल्डर तक और CMD पे जाकर मैंने कहा CD और यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया इसको, ठीक है, एंटर कर लिया। अब हम एच ड्राइव में आएंगे तो बेसिकली हम उसके अंदर आ गए और यहाँ जाकर हमने कहा PHP आर्टिसन सर्व, ठीक है। तो वो सर्विस दोबारा शुरू कर देगा और हमें IP दे देगा। अगर IP वही मिली है, ठीक है, बिल्कुल वही मिली है तो हमें कोई मसला नहीं है, अगर चेंज हो तो आप उसको यूज़ कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है, क्योंकि ये लोकल होस्ट इन्वायरमेंट में। अच्छा जी, ओके जी, तो हम राउटिंग की अब बात करते हैं कि हम राउटिंग किस तरह से करते हैं। लारावेल के अंदर आपने जब भी कोई नया पेज बनाना है तो आपको राउट करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले एक नया पेज बना लेता हूँ, ये मेरा वेलकम का पेज है, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं इसी टेम्पलेट के ऊपर फिलहाल काम कर रहा हूँ, फिर हम टेम्पलेटिंग भी सीखेंगे। व्यूज़ के अंदर जाके मैंने एक न्यू फाइल बनाई और उसको मैंने सेव कर लिया, नाम उसको मैंने दे दिया फॉर एग्जाम्पल अबाउट डॉट ब्लेड डॉट PHP, ठीक है। ब्लेड डॉट PHP लिखना ज़रूरी है लारावेल के हर व्यू के लिए, ठीक है। और नाम जो भी आप रखना चाहें, मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पर मेरे वेलकम का ही पेज और अस्सलाम वालेकुम की जगह मैंने लिख दिया कि ये अबाउट पेज है, ठीक है भाई, थोड़ा सा चेंज कर दिया। और ये लारावेल यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ भी मैंने लिख दिया अबाउट टाइटल में, ठीक है। तो अब मैंने ये अबाउट का जो व्यू है इसको कॉल करना है कहीं पर। तो देखिए मैं क्या करूँगा, मैं इस एक और राउट बनाऊंगा यहाँ पर। मैंने कहा राउट की क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, एक मेथड है गेट का, ठीक है। और यहाँ मैं राउट बना दूंगा कि अगर कोई मेरे बेस पाथ के बाद कोई अबाउट लिखे अगर, तो ये वाला फंक्शन कॉल कर देना। ये एक एनोनिमस फंक्शन है। एनोनिमस फंक्शन वो फंक्शन होता है जो वहीं बनता है और ख़त्म हो जाता है, उसकी कोई ऑब्जेक्ट अपीयरेंस नहीं होती। रिटर्न किया मैंने व्यू, कि भाई मैं उससे व्यू रिटर्न कर रहा हूँ। व्यू कौन सा, अबाउट वाला, ठीक है। व्यू का मतलब है आप व्यू के फोल्डर में चले गए।
अबाउट का हमने व्यू रिटर्न कर दिया अगर कोई यूआरएल में अबाउट लिखेगा। सो लेट्स सी, ये हमारा होम है, ठीक है, जिसको हमने वेलकम कहा हुआ है, और यहाँ पर मैंने कहा अबाउट, एंटर किया तो देखिए अबाउट पेज आ गया। ओके जी, तो हमारा व्यू बिल्कुल परफेक्टली रन कर रहा है। फॉर सपोज अगर हम राउटिंग में कोई गलती करें कि भाई हमने कहा कि अबाउट एस के नाम से हमारे पास एक है व्यू, तो क्या होगा? तो होगा ये कि फिर ये आपको ये नहीं कहेगा राउट नहीं है, ये कहेगा कि आपका ऐसा कोई व्यू नहीं है। देखिए एरर जो हमारे पास आया वो आएगा व्यू नॉट फाउंड, व्यू अबाउट एस नॉट फाउंड, ठीक है। ये भी इसका पूरा पेज भी दिखा देगा हमें कि भाई एरर है क्या। ऑलराइट, तो ये एक्चुअली हमारे पास व्यू नॉट फाउंड का एरर आ गया, ठीक है, कि आपके जो अबाउट यूआरएल जो आपने बनाया है उस पर अबाउट इसके नाम से कोई व्यू नहीं है। अच्छा, इसके अलावा अगर देखिए मैं ठीक कर लेता हूँ तो ये हमारा व्यू रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कोई गलत राउट दे दूं, फॉर एग्जांपल मेरी एप्लीकेशन में अफनान का राउट नहीं है, ठीक है, तो ये कोई एरर नहीं देगा, बल्कि ये 404 जो पेज है वो खुद पास कर देगा नॉट फाउंड का, ठीक है। ये डिफॉल्ट पेज लारावेल के अंदर होता है, ठीक है। तो हमने एक राउट बना लिया इस वक्त ये वाला। हम अपनी थोड़ी सी वेबसाइट की तरह का लुक दे देते हैं इसको कि भाई होम और अबाउट के पेज एक दूसरे से जो है वो कॉल हो सकें इस यूआरएल के थ्रू। तो देखो हम क्या करेंगे, हम वेलकम के अंदर गए, यहाँ पर लिंक में मैंने एंकर का टैग लगाया, एचरेफ दिया, ठीक है, इस तरह होता है एचरेफ, यहाँ लिख दिया होम, ठीक है भाई। अब यहाँ पर लिंक कैसा आएगा, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ब्लेड सिंटैक्स को सीखते हैं। हम 2 बार करली ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, और ये करली ब्रैकेट जो मैंने लगाया बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट की पहचान है। आप एंगुलर जेएस पे काम करें, आप व्यू जेएस पे काम करें, आप किसी भी टाइप स्क्रिप्ट लैंग्वेज पे काम करें, आपको इसी तरह से डबल ब्रैकेट लगाने का जो है सिंटैक्स मिलेगा। यहाँ पर एक मेथड है ब्लेड के अंदर यूआरएल का, ठीक है, उसके अंदर हमने जब सिर्फ एक स्लैश दिया, इसका मतलब ये कौन सा रूट है, ये वही वाला रूट है जो यहाँ पर दिया हुआ ये रहा। तो बेसिकली एंकर के टैग यूआरएल से एक जो है हमारे राउट को हिट करते हैं। दूसरा राउट दे दिया हमने अबाउट का, और होम पेज के बाद यहाँ भी लिख दिया अबाउट, ठीक है, तो ये अबाउट पे चलाएगा। और यही दोनों लिंक मैंने कॉपी करके अबाउट वाले पेज में भी रख दिए, ठीक है, ताकि हमारा प्रॉपर सेटअप हो जाए। सेव किया हमने, अब यहाँ चल के देखते हैं कि भाई लिंक ठीक काम कर रहे हैं। मैं अबाउट के पेज पर हूँ, ठीक है, देखिए अबाउट है, यहाँ होम पे क्लिक किया तो यहाँ देखिएगा गौर से, होवर जब हम करते हैं देखो बेस पाथ आ रहा है, ठीक है, क्लिक किया तो ये होम पर ले जाएगा हमें, ठीक है, ये अस्सलाम वालेकुम का पेज आ गया हमारे पास। और अबाउट पर गए तो ये अबाउट का पेज आ गया हमारे पास। ओके, ऑलराइट जी, तो हमारे पास हमने 2 व्यू बना लिए और उनको यूज कर लिया, ठीक है। अब एक और चीज कि हम कंट्रोलर से काम किस तरह से करते हैं। तो देखिए जब हम कंट्रोलर की बात करते हैं, क्योंकि एमवीसी में होता यही कि हर राउट कंट्रोलर की तरफ जाता है, फिर कंट्रोलर सेक्शन आता है, तो अभी हमने डायरेक्ट जो है वो राउट से व्यू रिटर्न किए, अब हम इस चीज को खत्म करने लगे हैं और हम कंट्रोलर बनाने की बात कर रहे हैं। लारावेल के अंदर जब आपने काम करना है, आप किसी भी आईडीई के अंदर हो तो उसके हर आईडीई के अपने पैकेजेस मिलते हैं। सब लाइन के अंदर जब मुझे कंट्रोलर बनाना होगा तो मैं बेसिकली PHP आर्टिसन से कंट्रोलर बनवाऊंगा, ठीक है, कि आर्टिसन मेरे लिए खुद कंट्रोलर बना दे। तो हमारे पास टूल्स के अंदर कमांड पैलेट मौजूद होता है, यहाँ पर आप आ जाएं और यहाँ पर आप आगे लिखे मेक कंट्रोलर, तो देखो मुझे यहाँ पे PHP लारावेल आर्टिसन 5 मेक कंट्रोलर की कमांड मिल रही है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो है वो पैकेज इंस्टॉल है लारावेल का। अगर आपके पास ये नहीं आए तो आप क्या करें, पहले आप लिखिए इंस्टॉल पैकेज, इंस्टॉल पैकेज लिख के आप क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा, रिपोजिटरीज थोड़ी सी लोड करेगा और उसके बाद आपको दोबारा से एक सर्च बॉक्स की तरह का टाइप इन कमांड का ऑप्शन दे देगा पैलेट के अंदर। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर इंस्टॉल पैकेज के लिए हमारे पास जो है वो बॉक्स आ गया है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं लारावेल 5, ठीक है, आप आर्टिसन इंस्टॉल कर लीजिएगा, मेरे पास इंस्टॉल है इसलिए नजर नहीं आ रहा, ठीक है, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा लारावेल आर्टिसन को। और क्या चीज़ आपने इंस्टॉल करनी है, आप HTML इंस्टॉल कर लीजिएगा, HTML5 यहाँ पे आ रहा होगा, उसको डाउनलोड इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। और पैकेजेस जो आपके लिए ज़रूरी है वो है ब्लेड सिंटैक्स, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है, और ब्लेड स्निपेट होंगे, ब्लेड स्निपेट होगा उसको भी इंस्टॉल कर लीजिएगा, मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है। अब जब हम यहाँ आ गए, इंस्टॉलेशन हमारे पास सारी हुई हुई है, तो हम कमांड पैलेट में चलते हैं और मैंने जाकर कहा मेक कंट्रोलर, तो देखिए लारावेल आर्टिसन 5 मेक कंट्रोलर, मैंने क्लिक किया। अब वो मुझसे कह रहा है कंट्रोलर का नाम बता दें। कंट्रोलर का नाम बेसिकली क्लास का नाम है, ठीक है, जो भी हो सकता है क्लास का नाम।
क्लास का नाम हम जो है वो दे देते हैं, यहाँ पर हम होम का कंट्रोलर बना लेते हैं। पहला मैंने कहा होम का कंट्रोलर, तो देखिए थोड़ा सा टाइम लेगा और ये कंट्रोलर हमारे लिए बना देगा। ठीक है, इसने हमारे लिए कंट्रोलर तैयार कर दिया। अगर कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली, तो अब आप जरा चलकर देखें ऐप के फोल्डर में कंट्रोलर के अंदर होम का एक home.php की फाइल बन गई है। ठीक है, ये हमारे पास कंट्रोलर है। ओके एवरीवन, अब यहाँ पर कंट्रोलर जो हमारे पास बना, कंट्रोलर के अंदर एक्शन बनाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर बनाएंगे फंक्शन। पीएचपी में एक्शन बनाने का तरीका इंडेक्स। ठीक है, ये मेरा पहला फंक्शन हो गया। पीएचपी में तमाम मेथड बाय डिफॉल्ट इम्प्लिसिटली पब्लिक होते हैं, लेकिन यहाँ लारावेल के अंदर आपको क्लास के अंदर मौजूद मेथड को पब्लिक करना पड़ता है। ठीक है, ये मेरा इंडेक्स का मेथड है जो रिटर्न करेगा एक अदर व्यू को। ठीक है, मैं कुछ भी रिटर्न करा सकता हूँ, मैं प्रिंटिंग भी कर सकता हूँ ऐसे डायरेक्टली इफ आई वांट, और व्यू कौन सा रिटर्न होगा वो हम इसको बता देंगे। ठीक है, इसी तरह मैंने इंडेक्स के बाद एक अबाउट का एक्शन बनाया। अबाउट का एक्शन है, ये भी एक व्यू रिटर्न करेगा। ओके जी, अब ये जो व्यूज रिटर्न करेंगे वो बेसिकली मैं एक फोल्डर के अंदर डालना चाह रहा हूँ कि होम का एक फोल्डर बनाए थे हम व्यूज के अंदर और उसी के अंदर व्यूज हो। तो मैंने यहाँ पर एक अदर न्यू फोल्डर बना लिया, उसका नाम मैंने रख दिया होम। ठीक है, इट्स अप टू मी, ये सेपरेट करने के लिए अच्छा होता है। अब मैं ज़रा होम का फोल्डर यहाँ पर खोल लेता हूँ। ओपन फोल्डर हम यहाँ से चलते हैं। ठीक है, हम यहाँ से रिसोर्सेज के अंदर व्यूज़ के अंदर गए, तो देखें व्यूज़ के अंदर ये दो व्यू हैं जो होम के बाहर थे, मैंने इन दोनों को उठाकर होम के फोल्डर में मूव कर दिया। ठीक है जी, तो अब मेरे पास ये बाहर मौजूद नहीं है। जब ये बाहर मौजूद नहीं है तो देखें यहाँ पर नहीं शो होंगे, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। अब देखें यहाँ पर भी कॉल नहीं होंगे। अभी हमने राउट चेंज नहीं किया, मैं सिर्फ चलाकर दिखाता हूँ कि ये व्यू क्योंकि अब वहाँ नहीं है तो ये हमारे पास लाइव सर्व में कॉल नहीं होंगे। देखें अबाउट पे हम जा रहे हैं, तो अबाउट में बेसिकली अबाउट का व्यू मौजूद नहीं है। ठीक है, अब ये नॉट फाउंड आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि हमारे पास जो इसने व्यू लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है डायरेक्ट अबाउट कॉल होगा व्यू के फोल्डर में, तो अब ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अब ये कैसे कॉल होंगे? ये अब इस तरह से कॉल होंगे होम डॉट, इसका मतलब ये होगा कि व्यूज के अंदर होम के फोल्डर में अबाउट का व्यू है। ठीक है, होम के फोल्डर में वेलकम का व्यू है। अगर हम ये करके वापस चलते हैं तो देखें अब ये ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये तरीका है अगर आप व्यूज के अंदर कोई फोल्डर बना लें फिर उसके अंदर से कॉल कर लें अपने व्यू को। तो मैं एक्चुअली यही काम अपने कंट्रोलर से करने लगा हूँ, दिस इज, और यहाँ पर मैं अबाउट वाला व्यू कॉल कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरा कंट्रोलर का इंडेक्स जो है वो वेलकम को कॉल कर रहा है और अबाउट जो है वो अबाउट को कॉल कर रहा है होम के फोल्डर के अंदर, व्यूज के अंदर और होम के फोल्डर के अंदर। तो अब यहाँ से राउटिंग में क्या करेंगे हम? तो बेसिकली अब हम राउटिंग को आसान कर लेंगे। अब हमारे पास जो राउट का मेथड होगा उसके दो आर्ग्यूमेंट होंगे बड़े सिंपल से। पहला आर्ग्यूमेंट पाथ क्या है, दूसरा आर्ग्यूमेंट कंट्रोलर कौन सा कॉल करना है। कंट्रोलर कॉल करना है होम वाला @ इंडेक्स, इसका मतलब है होम के कंट्रोलर से इंडेक्स का मेथड कॉल करना है। ओके, दूसरा राउट हम बना लेते हैं, होम के कंट्रोलर से अबाउट के एक्शन को कॉल करना है और उसके लिए पाथ होगा अबाउट। ठीक है, सो नाउ यू विल सी कि हमारा जो राउटिंग है वो डायरेक्ट कंट्रोलर पे जा रही है और कंट्रोलर के अंदर एक्शन पे जा रही है। तो ये एक्शन है हमारे पास, फिर वो व्यू रिटर्न कर रहा है। तो अब ये प्रॉपर एक MVC बेस्ड एप्लीकेशन हो गई। ठीक है, देखें राउट अबाउट का राउट कॉल किया है मैंने, अबाउट के राउट पे हुआ क्या, राउटिंग पे चलते हैं। ये अबाउट के राउट पे होम के कंट्रोलर में अबाउट के एक्शन पे गया, तो ये एक्चुअली यहाँ आ गया और यहाँ आने के बाद इसमें लिखा हुआ था रिटर्न व्यू होम के फोल्डर में से अबाउट का व्यू, तो ये व्यूज के अंदर गया, होम के अंदर ये अबाउट का व्यू इसने कॉल कर दिया। ऑलराइट, सो ये हमारे पास दो राउट तैयार हो गए और हमारे पास आउटपुट भी है। देखिए हम होम पे चलते हैं, क्योंकि हमने जो व्यू के अंदर लिंक दिए हुए थे वो परफेक्ट थे। क्योंकि व्यू के अंदर जो लिंक है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर सीखने वाली, कि यहाँ जो ब्लेड सिंटैक्स है वो बड़ा अच्छा काम कर देता है कि वो जो URL देता है किसी भी एंकर के अंदर वो राउट से देता है। तो जब तक आप राउट चेंज नहीं करेंगे ये एरर नहीं करेगा, ये बिल्कुल सही चलता रहेगा। अब उस राउट की बेस पे आप कोई भी काम कर रहे हो। ठीक है, अब ये राउट की बेस पे ये काम हो रहा है। मैं एक और कंट्रोलर के अंदर मैं एक और जो है वो एक राउट मैंने बनाया अपना अफनान के नाम का, और कंट्रोलर के अंदर मैं एक एक्शन बना लूंगा जिसका नाम होगा अफनान। कोई भी नाम रख सकते हैं, सब टू मी जरूरी नहीं है अफनान। अगर मैं इसका नाम लॉजिक रैक्स रख दूं तो भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो अब लॉजिक रैक के नाम का हम एक फंक्शन बना लेंगे इसके अंदर। ठीक है भाई,
हमने कहा पब्लिक फंक्शन लॉजिक रैक, ठीक है। अब इस फंक्शन में मैं जो दिल चाहे करूं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एको कर सकता हूं। मैंने कहा एको कर दें अफनान यूसुफ, सही है। तो व्हेन वी विल कॉल इट स्लैश करके जब हम अफनान का राउट लिखेंगे तो बेसिकली ये हमें ओके कुछ मसला है मेथड में, देखो। अच्छा, डीबगिंग जब आप करते हैं, जब आप एरर्स पढ़ना सीख लेते हैं तो बड़ा अच्छा फायदा होता है। तो ये कह रहा है अभी कंट्रोलर के अंदर अफनान डज नॉट एग्जिस्ट। तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि कंट्रोलर के अंदर अफनान का मेथड नहीं है, क्योंकि हमने web.config में इसको सेव नहीं किया। देखो हमने लिखा था, ये देखो सेव नहीं हुई फाइल, कंट्रोल एस कर दिया, अब ये ठीक हो गया। अफनान के राउट पे लॉजिक रैक्स का मेथड कॉल होगा, ठीक है। तो देखो अफनान यूसुफ रिटर्न हो गया, जो हमने वहां से लिखा था। हमने वहां लिखा हुआ है अफनान के राउट पे लॉजिक रैक का मेथड, और लॉजिक रैक के मेथड में हमने लिखा हुआ रिटर्न अफनान यूसुफ, ठीक है। इट्स अप टू मी, मैं यहाँ से कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब इफ आई वांट 2+2 तो इट विल वर्क, दैट इज सिंपल। तो हम अगर 2+2 करेंगे, अगर हम 2+2 करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा 4, ठीक है नी। ये लाइव बिल्कुल सर्व कर रहा है इसको, कोई मसला नहीं है इस पर। अगर हम यहाँ पर 3+2 कर देते हैं, ठीक है, और अब हम वापस चलते हैं लाइव पे, तो ये हमें 5 सर्व कर देगा। अच्छा जी, सो आगे बढ़ते हैं, और हमारी सर्विसेज वगैरह नई हुई हैं। तो हमने डिफरेंट किस्म के जो है वो एक्शंस बनाना सीखे कंट्रोलर के अंदर। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है सर कि टेम्पलेटिंग किस तरह से होगी, ठीक है। तो अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टेम्पलेट किस तरह से लगाया जाएगा हमारे व्यूज़ के ऊपर। तो एक्चुअली ये काम व्यूज़ से होता है, तो मैं व्यूज़ की तरफ आ जाता हूँ। ये मेरा अबाउट का व्यू है, ठीक है, और वेलकम का व्यू है। मैं लेआउट की बात करने लगा हूँ, ठीक है। अब जब हम लेआउट लगाने की बात कर रहे हैं तो हम बेसिकली जो है वो अपना कोई भी टेम्पलेट लेंगे, जिस टेम्पलेट को हमने यहाँ यूज़ करना है। सो लेट्स गो इन, और मैं एक टेम्पलेट आपको दिखाता हूँ। ये एक टेम्पलेट है, ठीक है, जिसको मैं इम्प्लीमेंट करने लगा हूँ। इस टेम्पलेट में ये पेज है मेरा इंडेक्स का, जो मैं आपको दिखा दूँ कि हम क्या बनाने वाले हैं। और जी, ये मेरा टेम्पलेट है जो मैंने इम्प्लीमेंट करना है अपने इस एप्लीकेशन पर जो हमारे पास यहाँ चल रही है, ठीक है। तो एक्चुअली हमें मालूम है टेम्पलेटिंग से मुराद क्या होती है कि भाई जो जितने भी हमारे पेजेस हों वो एक ही लेआउट के अंदर कॉल हो। तो अब लारावेल के अंदर ये काम कैसे होता है, मैं ये दिखाने के लिए आपको सबसे पहले तो इंडेक्स का पेज है, इसको उठाकर मैं यहाँ ले आया ताकि मैं आपको कोड दिखा सकूँ। ये सारा वो कोड है जो हमारे उस पेज का है फ्रंट एंड के, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट वर्किंग विद फ्रंट एंड, और मैं इस सारे कोड को कॉपी कर लेता हूँ। मैं अपने व्यूज़ के अंदर सेपरेट करने के लिए एक फोल्डर बना लेता हूँ लेआउट के नाम से, ठीक है भाई। ये लेआउट का मेरा फोल्डर है, और उसके अंदर मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ जिसमें मैंने सारा HTML पेस्ट करके सेव कर दिया, और नाम उसका मैंने रख दिया है फॉर एग्जाम्पल master.blade.php, ठीक है भाई। तो ये मास्टर के नाम का मेरा टेम्पलेट बन गया, जिसको मैं यूज कर लूंगा वेलकम पे भी और अबाउट पे भी, ठीक है। अब किस तरह से यूज होगा ये हमें देखना है, ठीक है। बस मैंने सिर्फ इतना काम किया कि मास्टर का एक टेम्पलेट बनाया। अब मैं वेलकम पर आया, और वेलकम का मैंने सारा का सारा काम साफ कर दिया। अबाउट पर भी जितना कोड था सब कुछ मैंने साफ कर दिया ओके। अब इस टेम्पलेट को मैंने यहाँ यूज करना है। टेम्पलेट को अपने व्यू पर किस तरह से यूज करते हैं, लेआउट कैसे लगाते हैं। आप यूज करते हैं ब्लेड सिंटैक्स, आप कहेंगे एक्सटेंड्स, और एक्सटेंड्स के आर्ग्यूमेंट में आप बताएंगे किस फाइल को एक्सटेंड करना है इसमें, ठीक है। ये इसका पेरेंट लेआउट होगा तो मैंने कहा व्यूज के अंदर तो हम ऑलरेडी हैं, लेआउट के अंदर डॉट मास्टर की फाइल है जिसको एक्सटेंड करेगा मेरा वेलकम का पेज। इसी तरह से ब्लेड अबाउट का पेज भी एक्सटेंड करेगा मेरे लेआउट को। तो सबसे पहले हम इसको चलाकर देख लेते हैं। हमने सिर्फ एक्सटेंड की एक लाइन ऐड की है अपने दोनों व्यूज के अंदर, और ये हमारा मास्टर पेज है जिसमें हमने कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है। आइए देखते हैं, ये हमारा होम पेज,
जो कि खाली है और एक्सटेंड कर रहा है हमारे लेआउट को। तो देखें इस वक्त लेआउट का पेज इस पे अप्लाई हो चुका है, टाइटल आ चुका है और तमाम HTML भी इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। ऑलराइट, तो देखिए यहाँ पे HTML हमारी आ गई, ये हमारा होम का पेज है। और जब मैं अबाउट पे जाता हूँ, वो वेलकम पेज था, ये अबाउट पेज है, ठीक है। दोनों ही सेम है क्योंकि दोनों पर हमने सेम पेज एक्सटेंड किया हुआ है। तो सर ये लेआउट क्यों नहीं आया, ठीक है, ये है सवाल। तो देखिए लेआउट इसलिए नहीं आया क्योंकि इसके अंदर जो CSS और जावास्क्रिप्ट लगी हुई है मास्टर के अंदर हमारे, वो हमने कॉल नहीं की। तो आइए ज़रा गौर करते हैं कि वो कौन से फोल्डर्स में। तो बेसिकली प्लगइन्स के अंदर कुछ CSS है, ठीक है, डिस्ट के फोल्डर के अंदर CSS है, ठीक है जी, ये फोल्डर मुझे चाहिए होंगे। और एक और फोल्डर है जिसमें जावास्क्रिप्ट है, वो वेंडर का फोल्डर होता है नॉर्मली, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जावास्क्रिप्ट जो है वो प्लगइन्स, डिस्ट्रीब्यूटर और कुछ वेंडर का फोल्डर होगा, उसमें से कुछ डेटा यहाँ पर पास हुआ मास्टर के अंदर। तो अब ये लिंक कैसे होंगी फाइलें, तो आप अपने टेम्पलेट पे जाएं वापस, ये प्लगइन्स, ये डिस्ट्रीब्यूशन और ये बिल्ड, ये तीनों फोल्डर कॉपी करें, ठीक है। और ये फोल्डर कॉपी करने के बाद आप अपने लारावेल के जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके पब्लिक में चले जाएं, ठीक है। और यहाँ पर बस उन फोल्डर्स को आप पेस्ट कर दें एज इट इज, ठीक है। तो जैसे ही ये फोल्डर्स यहाँ कॉपी हो जाएंगे तो हमारे पास तमाम जो CSS और जावास्क्रिप्ट है वो वर्क करना शुरू कर देगी। ओके, ये कॉपी शुरू हो गई है, अब ये पेस्ट हो गई तीनों फोल्डर। अब आप देखेंगे कि फ्रंट एंड पे क्या आउटपुट आया। तो ये देखें, ये हमारा होम पेज है, पर बिल्कुल परफेक्ट हमारी CSS और जावास्क्रिप्ट लग गई है, ठीक है, ये होम पेज है। और हमने अबाउट पर भी क्योंकि सेम ही पेज दिया हुआ है तो बिल्कुल ही सेम आउटपुट हमारा अबाउट पर भी आ जाएगा। ओके, अच्छा, लारावेल की एक अच्छी बात ये है कि जैसे ही ये एक बार चला लेता है फाइल को तो फिर ये कैशे करना शुरू कर देता है, फिर आपके आउटपुट ऑटोमेटिकली अच्छे होना शुरू हो जाते हैं। ऑलराइट, तो कैशिंग बड़ी अच्छी है लारावेल के अंदर, ये सर्विस है, हमें इसको मॉड्यूल को ऑन करना होता है, बाय डिफॉल्ट भी ऑन होता है, ठीक है। कुछ स्पेशल कैशिंग भी है जो ये सपोर्ट देती है हमें। ओके, तो खैर अभी ये हमारे पास दोनों पेजेस सेम है, तो अब कैसे पता चलेगा कि हम कौन से पेज पर हैं। तो नॉर्मली ये होता है कि लेआउट जो बीच का होता है चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस पर काम करते हैं। सो हेयर सबसे पहले हम टाइटल चेंज करना सीखते हैं कि सर यहाँ पर टाइटल चेंज हो जाए पहले ना। HTML वाले को बंद कर दिया, ये हमारा होम पेज है, अबाउट का पेज है, दोनों का टाइटल सेम है। तो टाइटल चेंज करते हैं। टाइटल किस तरह चेंज होगा, आप पहले मास्टर में चलें और मास्टर के अंदर आप जाकर एक एरिया बना लें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने HR ऑनलाइन, ठीक है। और यहाँ पर इस जगह पर मैंने @यील्ड, यील्ड का कीवर्ड होता है कॉल करने के लिए, पुकारने के लिए, ठीक है। यील्ड करें, पुकारें किसको, मैंने कहा भाई टाइटल को पुकार लें, यहाँ पर पुकार लें टाइटल को। अब ये टाइटल कहाँ बनेगा, ये हर उस पेज में बनेगा जो चाइल्ड होगा मेरे मास्टर का। हर वो व्यू जो एक्सटेंड करेगा मास्टर को उसके अंदर यील्ड में इसके अंदर टाइटल होना चाहिए, ठीक है। अब वो टाइटल कहाँ होना चाहिए वो आपको दिखाता हूँ। यील्ड मैंने बता दिया कि भाई यहाँ पर पुकारना है टाइटल को। तो बेसिकली हर एक व्यू के अंदर एक सेक्शन होना चाहिए जिसका नाम होना चाहिए टाइटल, ठीक है। और फिर एंड सेक्शन भी करते हैं हम। अब ये सेक्शन बिल्कुल एज अ ग्लोबल वेरिएबल काम करेगा, ठीक है। देखिए ये सेक्शन बन गया और ये सेक्शन यहाँ पर कॉल हो जाएगा यील्ड करके, ठीक है, जिसका टाइटल जो है वो टाइटल ही है। ऑलराइट, म्यूट है। ओके, तो मैं टाइटल सेट कर रहा था। ओके जी, तो हम टाइटल सेट करने की बात कर रहे थे। तो मैंने यहाँ पर अपने मास्टर जो लेआउट है उसके अंदर मैंने यील्ड करके कॉल किया टाइटल को, ठीक है। ये टाइटल मुझे हर उस व्यू से मिलना चाहिए जो चाइल्ड होगा मेरे इस मास्टर पेज का। अब ठीक है, ठीक है भाई। ओके, तो मैंने टाइटल यील्ड किया है, टाइटल को मैं कॉल कर रहा हूँ टाइटल को, ठीक है, मास्टर में। अब ये कैसे मिलेगा मुझे जिस भी व्यू से टाइटल भेजना, तो मैं सेक्शन बनाऊंगा वहां पर टाइटल का। ये एक समझ लो ग्लोबल एरिया बन गया जो पेरेंट को पास हो जाएगा। और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दूं वेलकम, ठीक है। और यही सेक्शन मैं अबाउट में भी डाल देता हूँ, वहां से भी टाइटल पास होगा। और यहाँ पर मैंने लिख दिया अबाउट। तो ये जो सेक्शन है जिसका
आईडी या जिसकी पहचान टाइटल है बेसिकली यहाँ पर यील्ड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कॉल हो जाएगा। देन विल सी हियर, हम होम पेज पे चलते हैं तो देखिए यहाँ पर वेलकम आ रहा है, ठीक है, बिकॉज हमने यहाँ पर वेलकम दिया था टाइटल। और अबाउट में चलते हैं तो देखिए यहाँ पर अबाउट आ रहा है क्योंकि हमने वहाँ सेक्शन में टाइटल जो सेक्शन था हमारा उसके अंदर अबाउट दिया था, ठीक है जी। सो दिस इज हाउ वी मेक सम टेम्पलेटिंग। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि वेलकम का जो पेज है उसमें यहाँ पर हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं कि हम लेआउट से ये वाला जो एरिया है, ये जो बीच का एरिया है, ये हम लेआउट से हटा लेते हैं और इसको व्यू के अंदर ले जाते हैं कि जब होम का पेज आए तो ये वाला हमें होम नजर आए, जब अबाउट हो तो अबाउट यहाँ पर कॉल हो जाए, वो कैसे होगा। इस एरिया को हमने बेसिकली चेंजेबल बनाना है। तो बेसिकली हम यहाँ पर एक सेक्शन और बनाएंगे, एक ऐसा सेक्शन जो पूरे पेज को हैंडल करके बैठा होगा, ठीक है। मैंने एक सेक्शन बना दिया कंटेंट के नाम से, ठीक है। ये सारे जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ टाइटल, कंटेंट, ये बेसिकली मैं जो हमारे सेमेंटिक टैग्स होते हैं ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये कॉमन है, लोगों को पता चलता है कि इसका मतलब यहाँ से हम जो है वो कंटेंट ही रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। ये कंटेंट मैंने अबाउट में भी रख दिया। अब अबाउट के पेज में जो दिखाना है वो यहाँ रख देंगे, जो होम के पेज में दिखाना है वो यहाँ रख देंगे, और इसके लिए एक सेक्शन यहाँ पर हम यील्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं अपने होम पेज के ऊपर देखता हूँ कि मेन कंटेंट कहाँ है। मेरे पास ये साइड बार है, देखें ये पूरा साइड बार है, ठीक है, ये पूरा साइड बार है, इसमें सारे हमारे जो साइड बार की चीज़ें, बाद में हम इसकी भी क्रॉपिंग कर लेंगे। और ये मेन कंटेंट ये है, ठीक है। मैंने यहाँ से मेन कंटेंट को कंट्रोल एक्स करके वेलकम के पेज में पेस्ट कर दिया, ऑलराइट। और यहाँ पर मैंने यील्ड कर दिया किसको, कंटेंट को, ठीक है। तो देखिए मैंने मेन एरिया हटाकर वेलकम में डाल दिया और वेलकम के सेक्शन में जिसका नाम कंटेंट था, और यहाँ पर यील्ड कर दिया कंटेंट को। देन यू विल सी कि जब हम होम पेज पे जाते हैं सो वी हैव दिस, हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट आउटपुट आ गया हमारे होम पेज का। लेकिन जब हम अबाउट में जाते हैं तो अबाउट में क्योंकि देखो ये वाली जगह खाली है तो यहाँ पर कुछ भी हमें रिसीव नहीं हुआ, ठीक है भाई। अबाउट के अंदर हमारे पास कंटेंट खाली है और होम वेलकम के अंदर हमारे पास पूरा कंटेंट भरा हुआ है, ये देखो ये पूरा कंटेंट है, ठीक है जी। तो हमें थोड़ा सा चेंज करने के लिए मैं यहाँ वेलकम वाले में डैशबोर्ड की जगह पर मैं लिख देता हूँ वेलकम पेज, ठीक है। और यहाँ क्रम्स बने होंगे वहाँ भी वेलकम पेज लिख देता हूँ। तो यहाँ पर देखो हमारे पास वेलकम पेज आ गया, वेलकम पेज आ गया, ठीक है। अब अबाउट में भी मैं एक्चुअली यही वाला कंटेंट कॉपी पेस्ट करूँगा पूरा और उसको अबाउट कर दूंगा। यहाँ अबाउट में आकर मैंने सेम कंटेंट कॉपी पेस्ट किया, मैं लेआउट नहीं बिगाड़ना चाह रहा, और यहाँ पर मैंने अबाउट पेज लिख दिया, ठीक है। सो वी विल सी के किस तरह से कंटेंट हमारा पास होता है। ये एक सेक्शन है, सिंपल सेक्शन के अंदर जो भी होगा वो जहाँ भी यील्ड हुआ होगा वहाँ पास हो जाएगा। यहाँ पर यील्ड हो रहा है, यहाँ पर ये दोनों पेजेस में से पास हो रहा है। तो ये हमारा वेलकम पेज है और ये हमारा अबाउट का पेज है, ओके। देखिए अबाउट पेज है, ओके। तो हमारे पास टेम्पलेटिंग प्रॉपर हो गई। अब यहाँ पर हमें एंकर लगाने हैं, यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये डैशबोर्ड है, यहाँ पर तीन तीन ये लगे हुए हैं, तो मैं इसको ज़रा सेट कर लेता हूँ। मैं ये हमारे पास साइड बार है, ठीक है, ये बेसिकली ये मेन साइड बार है। यहाँ पर ये एडमिन LTE लिखा हुआ है, ठीक है, ये जगह है, ठीक है। हम इसको एडमिन LTE से चेंज करके हम इसको कर लेते हैं HR ऑनलाइन, ठीक है। और यहाँ अलेक्जेंडर प्राइस नाम है, अलेक्जेंडर साहब आपकी हो गई छुट्टी, यहाँ आ गए अब अफनान यूसुफ, ठीक है भाई। सो वी हैव दिस। यहाँ पर डैशबोर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर डैशबोर्ड 1 है, 2 है, 3 है। तो डैशबोर्ड 1 की जगह पर मैंने फॉर एग्जांपल लिख दिया होम, और डैशबोर्ड 2 की जगह पर मैंने लिख दिया अबाउट। अब हमें यहाँ URL पास करना है, तो वही तरीका हमने यहाँ पर अपना ब्रेड सिंटैक्स ऑन किया, URL जो रूट कॉल होगा वो अबाउट का कॉल होगा यहाँ पर, ठीक है, राउट जो कॉल होगा, और होम के ऊपर जो राउट कॉल होगा वो बेसिकली मेरा होम वाला रूट होगा, ठीक है, राइट। सो वी हैव दिस परफेक्टली हियर। देखिए यहाँ पर होम और अबाउट आ गया, ये मैं होम पर जाता हूँ, अबाउट पर आता हूँ, ओके, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन नाउ, ठीक है। तो टेम्पलेटिंग तक का काम हमारा हो गया, ओके जी। तो अब हमने लेआउट वगैरह लगा लिया, अब हम थोड़ी सी स्लाइसिंग की बात कर रहे हैं कि मास्टर पेज पूरा एक साथ है। अगर हम इसके अंदर भी मॉड्युलैरिटी चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो साइड बार है जिसमें मेरा मेन्यू आ रहा है ये वाला, मैं इसको भी मॉड्यूलर करना चाहता हूँ कि यार मैं सिर्फ साइड बार खोलूँ, फिर मैं पूरा मास्टर पेज को ना छेड़ूँ। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम एक नया पेज बनाते हैं लेआउट के अंदर, न्यू फाइल मैंने बना ली और सेव कर दिया।
नाम दे दिया मैंने साइड बार डॉट ब्लेड डॉट PHP। ऑलराइट, तो ये मेरा साइड बार है। तो मैं क्या करूँ कि ये जो साइड बार का मेरा कोड है इसको मैंने यहाँ से किया Ctrl+X और साइड बार में जाके पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर लिया, इंक्लूड @ लगा के, ये ब्लेड सिंटैक्स है, और मैंने कहा लेआउट के फोल्डर में जो साइड बार है वो आप यहाँ पर इंक्लूड कर दें। ठीक है, तो जब ये किया तो देखें हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ा लेआउट के अंदर, ये लेआउट अपनी जगह मौजूद है, साइड बार आ गया। ठीक है जी, तो ये हमारी स्लाइसिंग हो गई मेन पेज की, सही, मास्टर पेज की। इसी तरह ये टॉप नैव बार है, इसको भी मैं यहाँ से ले जाता हूँ। मैंने कॉपी कर लिया, एक न्यू फाइल बनाई, पेस्ट किया, सेव कर दिया और नाम रख दिया इसका मैंने फॉर एग्जांपल टॉप नैव बार, ठीक है, डॉट ब्लेड डॉट PHP। तो टॉप नैव बार आ गया, इसको भी मैं यहाँ पर हटा दूंगा और मैं यहाँ पर इंक्लूड कर दूंगा लेआउट के अंदर टॉप नैव बार। ठीक है जी, सो वी विल हैव दिस ऑल्सो। तो ये भी अब हमारे पास मॉडलर हो गया। ठीक है, देखिए वर्किंग है प्रॉपर, ये भी मॉडलर हो गया। इस तरह ये फूटर है, इसको भी आप स्लाइस कर लें। ठीक है, फूटर की स्लाइसिंग कर लेते हैं। वी हैव दिस फूटर हियर। बस ये अपना ख्याल रखना है कि HTML ना बिगड़े आपकी। ठीक है, HTML का ख्याल रखें। सेव किया मैंने और सेव करके नाम दे दिया मैंने फूटर डॉट ब्लेड डॉट PHP। ऑलराइट, तो फूटर आ गया मेरे पास और ये बंद कर लेता हूँ। इस जगह पे फूटर इंक्लूड करना है, मैंने पहले इसको हटा दिया, मैंने इंक्लूड नहीं किया ताकि हम टेस्ट कर सके। यहाँ पर आइए तो देखिए फूटर गायब हो जाएगा हमारे पास से। ऑलराइट, आबिद जावेद का कोई सवाल है? अभी ले लेते हैं बेटा। देखिए यहाँ पे फूटर हमें नज़र नहीं आ रहा, यहाँ इस जगह पे फूटर आ रहा था पहले। तो अब हम फूटर को इंक्लूड कर लेते हैं, इंक्लूड। अच्छा, आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि ब्लेड सिंटैक्स के तमाम मेथड जो व्यू से ताल्लुक़ रखते हैं वो व्यू के फोल्डर में पहुंचे हुए होते हैं। आप बस उसके बाद कहते हैं कि भाई लेआउट के फोल्डर में जाना है और उसके अंदर से फूटर का पेज लगाना है। ठीक है, तो ये इस तरह से इसकी हायरार्की है फोल्डर्स की। तो देखें यहाँ फूटर भी हमारे पास आ गया। राइट, होम पेज पे चलते हैं, वहां भी ये सब बिल्कुल ठीक चल रहा है। ओके ओके जी, तो यहाँ पर हमने एक जगह पर इंक्लूड के एंड में सेमीकोलन लगा दिया जो कि गलत है। हमें ब्लेड सिंटैक्स में सेमीकोलन नहीं लगाने होते। ठीक है जी, वरना ये वहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ओके, ब्लेड सिंटैक्स बिल्कुल रेजर की तरह ही है और इसमें सेमीकोलन की कोई नीड नहीं होती। तो ऑलराइट, हमारा टेम्पलेट रेडी है, हमने स्लाइसिंग भी कर ली, स्लाइसिंग बिल्कुल ठीक हो गई है। एक बार डेटाबेस का ओवरव्यू ले लेते हैं दोबारा से कि हमने जो डेटाबेस बनाया था उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरी तरह से कि हमारा डेटाबेस है क्या। ऑलराइट, सो वी हैव डेटाबेस HR ऑनलाइन DB। ठीक है, जब डेटाबेस बनाने के लिए मैं बैठा था तो मैं 1 बाय 1 मैंने कॉलम बताए थे, तो वो मैं अब दोबारा बता रहा हूँ। ठीक है, सब लोग उसको सुन लें और नोट भी कर लें अपने पास। सबसे पहला टेबल जो मैंने बनाया था वो TBL कंपनी का बनाया था। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर में चलते हैं। तो कंपनी की ID, कंपनी का नेम, कंपनी का लोगो, कंपनी की डिटेल्स, ये 4 कॉलम हमने लिए। ID हमारी ऑटो इंक्रीमेंट है, प्राइमरी की है। कंपनी का नेम वारचार है, लोगो वारचार है और टेक्स्ट है डिटेल। ठीक है जी, तो इस तरह हमारी कंपनी जनरेट हो गई। कंपनी के बाद हमारे पास ब्रांचेस की रिक्वायरमेंट है कि कंपनी के अंदर ब्रांचेस हो। तो ब्रांचेस के अंदर हमारे पास देखें 4 कॉलम है, ब्रांच ID है, ब्रांच नेम है। ब्रांच का कोई लोगो नहीं होता अलग से, अगर आप चाहें तो एक कॉलम और लगा दें ब्रांच लोगो का। फिर आते हैं हमारे पास CP ID, बेसिकली ये कंपनी की ID है जो कि यहाँ पे फॉरेन की है। उसके बाद ब्रांच डिटेल, ब्रांच की कोई भी डिटेल। फॉर एग्जांपल हम हबीब बैंक का एप्लीकेशन बना रहे हैं तो हबीब बैंक के लिए कंपनी हबीब बैंक ऐड हो गई, उसके अंदर फिर ब्रांचेज ऐड हो गई। ठीक है, ओके जी, तो ब्रांच का टेबल हमने देखा, ब्रांच ID, ब्रांच नेम, कंपनी की ID, किस कंपनी की ब्रांच है और डिटेल। अब यहाँ पर कुछ और टेबल ऐसे हैं जो देखें यहाँ रिक्वायरमेंट में नहीं लिखे हुए थे, सपोर्ट मल्टीपल कंपनीज एंड ब्रांचेज। उसके बाद एम्प्लॉय मैनेजमेंट का वर्ड है। अब एम्प्लॉय में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, तो मैंने कुछ टेबल इसके अंदर एक्स्ट्रा बनाए हैं जो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसा कि एक टेबल मैंने बनाया है TBL डिपार्टमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट का टेबल है। डेफिनेटली हर एक कंपनी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक बैंक है या एक इंस्टीट्यूट है लाइक एपटेक, तो एपटेक में भी कई सारे डिपार्टमेंट है, फैकल्टी का डिपार्टमेंट है और उसके अंदर भी सब डिपार्टमेंट भी मौजूद हैं। ठीक है, और इसी तरह से और भी कई किस्म की ये चीज़ें होती हैं। लोअर स्टाफ है हमारा, रिसेप्शन स्टाफ है हमारा, फी रिकवरी स्टाफ है हमारा, जो है नॉन करिकुलर स्टाफ बहुत सारा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम डिपार्टमेंट के तौर पे सेव कर लेते हैं। डिपार्टमेंट ID, डिपार्टमेंट का नेम, ब्रांच ID के वो डिपार्टमेंट किस ब्रांच से ताल्लुक़ रखता है।
तो यहाँ पर आपने कंपनी नहीं दी सर, तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअली ब्रांच के थ्रू हमें कंपनी मिल जाएगी। डिटेल्स और डिपार्टमेंट का हेड, यहाँ पर मैंने इंटीजर जो है वो रखा है इसकी टाइप। बेसिकली जो एम्प्लॉय ऐड होगा वो कोई ना कोई एम्प्लॉय ही ब्रांच का हेड होगा, तो उसकी आईडी यहाँ पर सॉरी डिपार्टमेंट का हेड होगा जो यहाँ पर इसकी आईडी आ जाएगी। और इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने 0 रखी है कि जब हम इसको ऐड करेंगे पहली बार तो इसके अंदर कोई हेड ऐड नहीं होगा जब हम पहली बार कोई डिपार्टमेंट बना रहे होंगे। ठीक है जी। इस तरह फिर एक और मैंने यहाँ पर टाइप रखी है एम्प्लॉय की ना, एम्प्लॉय की टाइप भी मैंने रखी है। एम्प्लॉय की टाइप्स होती हैं डिफरेंट, स्ट्रक्चर में सिर्फ मैंने 2 कॉलम लिए, एम्प्लॉय टाइप आईडी और टाइप का टाइटल। बेसिकली इससे क्या मुराद है, देखिए एम्प्लॉय की टाइप होती हैं जब एचआर कभी किसी को अपने पास ऐड करते हैं तो नॉर्मली प्रोबेशन होता है, उसके बाद परमानेंट एम्प्लॉय हो जाता है, फिर सीनियर एम्प्लॉय हो जाता है। तो इस तरह की कुछ टाइप्स होती हैं जो एचआर हमें बताते हैं, तो हम 2-3 बना लेंगे, बाकी फिर एचआर जब इसको यूज़ करेंगे तो वो खुद इसको बनाएंगे। ठीक है। फिर इसी तरह एक और चीज़ होती है एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई परमानेंट और नॉन परमानेंट एम्प्लॉय तो एक अलग वो है, टेम्प्रेरी और परमानेंट एम्प्लॉय, प्रोबेशन एम्प्लॉय, लेकिन डेजिग्नेशन सबकी होती है। फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि हम अपनी कंपनी के अंदर एक आईटी मैनेजर हायर करें, उसकी डेजिग्नेशन आईटी मैनेजर होगी, लेकिन हो सकता है कि वो प्रोबेशन पे हो। ठीक है। तो बेसिकली इसलिए डेजिग्नेशन का टेबल है जिसमें डेजिग्नेशन आईडी और डेजिग्नेशन का टाइटल मौजूद है। एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करूँ, मैंने जो है वो प्रॉपर आईडी का वर्ड, टाइटल का वर्ड यूज़ किया है, उससे पहले जो है कुछ प्रीफिक्स लगाए हुए हैं। फॉर एग्जांपल सीपी, टीडी, इस तरह के कीवर्ड, ईआईडी, ईटी, इस तरह की चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ। इसका मतलब क्या होता है कि जब मैं कभी इस कॉलम को कभी कोड में नज़र आए, मुझे कहीं किसी क्यूरी में नज़र आए, तो मैं देखते ही समझ जाऊँ कि ये कॉलम कौन से वाले टेबल से आ रहा है। ठीक है। तो इसलिए ये एक अच्छी आदत है, बाकी आप अपनी मर्जी से ही बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद एक एम्प्लॉय का टेबल है, ये है हमारा मेन टेबल एम्प्लॉय का, जिसमें एम्प्लॉय के कई सारे कॉलम है। आइए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एम्प्लॉय की आईडी, ऑटो इंक्रीमेंट, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, फ़ोन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है, सिटी, कंट्री, आप जिस तरह भी चाहें इसको बनाएं। ठीक है। इमेज है एम्प्लॉय की, ऑफ कोर्स चाहिए होगी। एम्प्लॉय का ऑफिशियल फ़ोन नंबर, वो फ़ोन किया है मैंने, ऑफिशियल ईमेल। ठीक है। डेफिनेटली एचआर जो है इसको यूज़ कर सकता है। ऑफिशियल एम्प्लॉय एमरजेंसी फ़ोन नंबर, कि भाई एमरजेंसी में अगर कभी कॉल करना पड़े तो किससे कॉल करें। एम्प्लॉय का स्टेटस, ठीक है, कि वो एक्टिव है इनएक्टिव है, तो 1 जो है वो एक्टिव को शो कर रहा है। ठीक है। तो अब ये भी याद रखिएगा, जब आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो जो एंटिटी आप ऐड करते हैं उसको डिलीट करने की बात ना करें कभी। ठीक है। कभी भी आप अपने डेटा को डिलीट नहीं करते, आप उसके स्टेटस के जरिए उसको मैनेज करें। स्टेटस एक्टिव इनएक्टिव 1-0 रख लें। ठीक है। अपडेट कर दें जब भी आपने डिलीट करना हो, तो बेसिकली बैकएंड पे स्टेटस अपडेट हो जाए ताकि आपका डेटा ज़ाया ना हो। और हो सकता है वो रिज्वाइन भी कर ले। ठीक है। मेरे जैसे एम्प्लॉय भी होते हैं, रिज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है जी। अब इसमें एम्प्लॉय टाइप आईडी है कि वो किस टाइप का एम्प्लॉय है, परमानेंट है या वो टेम्पररी है। डेजिग्नेशन, उसका डेजिग्नेशन आईडी क्या है, कई किस्म के डेजिग्नेशन हो सकते हैं। डिपार्टमेंट आईडी, कौन से डिपार्टमेंट में है। ब्रांच आईडी, कौन सी ब्रांच में। और कंपनी आईडी, कि वो किस कंपनी से बिलोंग करता है। हालांकि यहाँ पर कंपनी आईडी की नीड नहीं थी, या ये काम सिर्फ डिपार्टमेंट से भी हो सकता था कि डिपार्टमेंट की आईडी आ जाए तो ये काम हो जाता। ठीक है। बट आई हैव सम प्लान्स, तो ये मैंने इसलिए यहाँ पर रखा है और कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है। हालांकि ये वाले 2 कॉलम डीनॉर्मलाइजेशन की तरफ ले जाते हैं मेरे डेटाबेस को। ठीक है। अच्छा, अब एम्प्लॉय की तमाम चीज़ें हो गई। एक टेबल है एम्प्लॉय के डॉक्यूमेंट्स का, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉय डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट की ज़रूरत थी। तो देखिए एक बेसिक सा जो है वो टेबल है जिसमें डॉक्यूमेंट की आईडी है, डॉक्यूमेंट का टाइटल है, डॉक्यूमेंट की फाइल्स हैं जिसकी टाइप मैंने टेक्स्ट रखा है। इसमें मल्टीपल फाइल्स हम अपलोड करवा सकते होंगे एक एम्प्लॉय के अगेंस्ट। ठीक है। हम इसमें ये सेम एक टेबल मेरे लिए काफ़ी है कि मैं एक एम्प्लॉय की 10 फाइलों को 10 रॉज में ऐड करूं, या मैं यूं करूं कि एक जैसा कि होता है ऐसा कि भाई एक एनआईसी है, एनआईसी की दोनों साइड सेव करनी है उसने, तो वो सिंगल इमेज बना के अपलोड करे। मैं चाह रहा हूँ नहीं, दोनों इमेज अपलोड करते, इसलिए मैंने ये फाइल्स के नाम से यहाँ पर एक कॉलम टेक्स्ट में बनाया, तो इसमें 2 फाइलें भी अपलोड हो सकती होंगी। ठीक है। और एम्प्लॉय की आईडी, कि वो जो एम्प्लॉय है वो कौन है जिसका ये डॉक्यूमेंट है। ठीक है नी, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट हो गई। इसमें भी आप एक्टिव डीएक्टिव कर सकते हैं। एम्प्लॉय डिलीट करे, उसे लगे मैंने डिलीट कर दिया लेकिन वो हमारे डेटाबेस में मौजूद रहे। तो ऐसा ही होता है फेसबुक के साथ भी। जब आप फेसबुक के ऊपर या आप किसी भी वेब एप्लीकेशन जो आप यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया, जब आप उसके ऊपर कोई भी फाइल अपलोड करते हैं या कोई भी कंटेंट आप पोस्ट करते हैं और फिर आप उस कंटेंट को
डिलीट करते हैं तो एक्चुअली कंपनी या जो साइट है वो उसको डिलीट नहीं करती, बल्कि वो उसको एक ऐसे एरिया में रख देती है कि वो आपको नज़र ना आए, लेकिन डेटा सेव रखा जाता है। ठीक है जी, एम्प्लॉय डॉक्यूमेंट हो गया। उसके बाद आती है लीव की बात। तो देखें, लीव के लिए मैंने दो टेबल बनाए हुए हैं, एक है टीवीएल लीव और एक है लीव कोटा। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लीव कोटा, सॉरी इससे पहले एक और चीज़ आएगी, लीव से पहले अटेंडेंस। अटेंडेंस को देख लेते हैं पहले, अटेंडेंस कैसे मार्क। ऑलराइट जी, तो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रक्चर है अटेंडेंस का। अटेंडेंस आईडी है, अटेंडेंस की डेट है, अटेंडेंस चेक इन, अटेंडेंस चेकआउट कि उस डेट पे चेक इन किस वक्त हुआ, चेकआउट किस वक्त हुआ, एम्प्लॉय की आईडी और अटेंडेंस की टाइप। ऑलराइट, तो हमारे पास यहाँ पर एम्प्लॉय की आईडी आ गई कि ये अटेंडेंस किस एम्प्लॉय की है, और अटेंडेंस की टाइप। ये बेसिकली कॉलम जो है मैंने काफ़ी डिस्कशन के बाद ऐड किया था कि अटेंडेंस हमारे यहाँ जो एचआर होते हैं, दो तीन किस्म की अटेंडेंस मार्क हो रही होती है। एक अटेंडेंस होती है कि भाई मशीन से मार्क हो जाए, एक अटेंडेंस होती है कि भाई कोई मशीन ऐसी होती है जो आपको इंपोर्ट करने के लिए फाइल दे देती है, खुद एक्सपोर्ट करके आप इसमें इंपोर्ट कर लें सिस्टम में, ये भी ऑप्शन डालना है। इसके साथ साथ एक होता है मैनुअल अटेंडेंस कि भाई ना अटेंडेंस मशीन ने मार्क की, ना मशीन से इनपुट हुई, बल्कि एचआर खुद अपने तौर पे आपकी अटेंडेंस मार्क कर दे एक फॉर्म के जरिए से। तो इसीलिए यहाँ पर टाइप रखा गया कि वो अटेंडेंस मैनुअल थी या मशीन से लगी थी, ऑटो जनरेटेड थी, XYZ। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर देंगे। अटेंडेंस डेट और अटेंडेंस चेक इन चेकआउट से पता चलेगा कि वो एम्प्लॉय किस वक्त आया और किस वक्त वो एम्प्लॉय चला गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद एक चीज़ और होती है कि अटेंडेंस के बाद लीव का मसला होता है। तो देखो, लीव कोटा का एक टेबल है कि किस बंदे को कितनी लीव्स अलाउ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पहले। तो यहाँ पर एक कोटा आईडी है, कोटा का टाइटल होगा डेफिनेटली लीव कोटा। डिफरेंट किस्म के लीव होती है, कैजुअल लीव होती हैं, एनुअल लीव होती हैं, मेडिकल लीव होती हैं। ठीक है, उम्रा लीव होती है हमारे यहाँ टेक के अंदर, हज लीव भी होती है। ठीक है, तो बेसिकली डिफरेंट किस्म की लीव्स हमें अलाउ होती हैं। कोटा अलाउड के भी कितनी लीव अलाउ है आपको, मैंने इसकी टाइप देखें, यहाँ फ्लोट रखी है, मैंने इंटीजर नहीं रखा। ठीक है, क्योंकि हाफ डेज वगैरह भी होते हैं। ठीक है, तो जब हाफ डे करेगा कोई तो उसकी लीव भी हाफ ही माइनस होगी। ठीक है, तो यहाँ पर लीव पेंडिंग कितनी उसकी कोटा में से लीव पेंडिंग है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे जो है वो उम्रा के लिए या मुझे जो है वो एनुअल लीव अलाउ है 20। ठीक है, तो एनुअल लीव अलाउ होंगी 20, उसकी जो मेरा टाइटल होगा, और पेंडिंग में आ रहा होगा 20, मतलब 20 ही अभी पेंडिंग है। ठीक है, मैंने कोई भी अवेल नहीं की। फिर लीव कोटा स्टार्ट डेट और एंड डेट होती है कि भाई किस वक्त आपको ये लीव अलाउ है। इससे क्या मुराद है कि एक टेनोर में, एक साल के अंदर हमें एनुअली लीव अलाउ होती है ना भाई। तो अब मुझे फॉर एग्जांपल 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक अलाउ है, या फिर ऐसा हो सकता है कि मुझे जो है वो लीव जून से जून तक अलाउ है, जिस तरह डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज अपने हिसाब से इसको सेट करती है। इसलिए हमने दोनों चीज़ें रखी हैं। उसके बाद एम्प्लॉय आईडी के किस एम्प्लॉय की लीव्स हैं जो कोटा है। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ आती है टीबीएल लीव कि अब जब लीव आपने अप्लाई की, तो लीव आपने अप्लाई की, लीव आईडी, एम्प्लॉय आईडी किस एम्प्लॉय की लीव है, कोटा आईडी के किस कोटा से वो लीव आ रही है, ताकि पता चले कि लीव की टाइप क्या है। फिर लीव की क्वांटिटी, कितनी लीव अप्लाई की आपने। ठीक है, 3 दिन, 1 दिन, 2 दिन, तो इस पर चेक लगा होगा, अगर अवेलेबल होगी वहाँ पेंडिंग में तो यहाँ आ जाएगी, वरना नहीं आएगी। स्टार्ट डेट एंड डेट, डिटेल्स है लीव की। ठीक है, कि क्या वजह है भी आप लीव पे जा रहे हैं। और लीव अल्टरनेट आईडी कि भाई जब एम्प्लॉय आईडी अल्टरनेट कौन होगा जब आप जा रहे होंगे तो। और फिर इमरजेंसी फ़ोन नंबर आप दे दें। इसके अलावा एक चीज़ और होती है इसमें कि लीव का स्टेटस क्या है। तो मैं इसको एक्चुअली अभी एडिट करूँगा इस टेबल को, जब हम लीव बना रहे होंगे अगले 1-2 दिन के अंदर, तो फिर हम इस टेबल को एडिट करेंगे कि भाई लीव जो है वो बेसिकली उसमें स्टेटस होते हैं डिफरेंट, कि ये लीव पेंडिंग है, ये लीव आपकी अप्रूव हो गई है, ये लीव आपकी डन हो चुकी है। और फिर उसमें अप्रूवल के भी लेवल होते हैं कि भाई आपने लीव अप्लाई की तो आप पहले आपके बॉस पर जाएगी लीव, वो देखेंगे कि भाई लीव अलाउ है या नहीं। उसके बाद फिर ऊपर एक और बॉस के पास जाएगी, फिर जो है वो एचआर के पास जाएगी। अब उसमें डिपेंड करता है कि आप किस हायरार्की में आते हैं। ठीक है, नॉर्मली मैनेजमेंट की लीव डायरेक्ट एचआर के पास जाती हैं, लेकिन जो हम, जैसे मैं फैकल्टी हूँ तो मेरी लीव पहले सीएच के पास जाएगी, फिर सीएच के बाद वो सेंटर मैनेजर के पास जाएगी, सेंटर मैनेजर के बाद फिर वो एचआर के पास जाएगी। ओके, तो वो भी हमें यहाँ एक कॉलम ऐड करना है। तो दैट्स ऑल। खैर, हमने काफ़ी ज़्यादा इस पर डिस्कस कर लिया कि डेटाबेस जो है वो लीव तक कैसे हुआ। सो आई एम गोइंग टू क्लोज दिस वीडियो नाउ, और इंशाल्लाह बाय द नेक्स्ट वीडियो हम अपने डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे लारावेल के ऊपर, और फिर उसके बाद आगे की हम डेवलपमेंट की बात करेंगे कि किस तरह से ऑथेंटिकेशन, लॉगिन ऑथेंटिकेशन और सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है।